हेलो एवरीवन, मैं हूँ शालिनी एंड यू आर वाचिंग जस्ट बीइंग लीगल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ रेप लॉज इन इंडिया एंड इफ वेदर देयर इज एनी नीड फॉर द चेंज इन द लॉज। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रेप इज वन ऑफ द मोस्ट हीनियस क्राइम इन द कंट्री एंड टू बी ऑनेस्ट इन द वर्ल्ड। तो ऐसा नहीं है कि रेप लॉज जब बने थे तो उसके साथ ही सब कुछ क्लियर कट था और हमारे पास पूरी क्लैरिटी थी कि अगर ऐसा रेप होगा तो ऐसी पनिशमेंट दी जाएगी, किस पर्सन के साथ रेप होगा तो उसको वैसी पनिशमेंट दी जाएगी। ऐसा कुछ नहीं था। विद द पैसेज ऑफ टाइम रेप लॉज डेवलप होते रहे। तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि हमारे आईपीसी 1860 में रेप लॉज कैसे थे और उसके बाद आज तक ये कैसे डेवलप होते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं अर्ली लॉज। तो हमारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम से आईपीसी जो था चला आ रहा था एंड वहां पर हमें रेप की डेफिनेशन तो दी गई थी अंडर 375, लेकिन इसकी कोई क्लासिफिकेशन नहीं थी, ना ही इतनी क्लैरिफिकेशन थी जितनी आज की डेट में हमें रेप लॉज को लेकर। ठीक है, मूविंग ऑन फर्दर। So now we will be starting with post independence reforms. Okay. So इसमें जो फर्स्ट हमारा अमेंडमेंट एक्ट है वो है क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 1983। अब ये एक्ट क्यों आया था? क्योंकि एक रेप केस हुआ था, मथुरा रेप केस, जो हम सब जानते हैं। इट इज़ वेरी फेमस हमारे रेप लॉज की हिस्ट्री में। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केसेस। ओके, तो ये तुकाराम एंड अनदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के केस में ये हुआ था कि मथुरा एक लड़की थी, एक आदिवासी गर्ल थी जो कि 16 इयर्स ओल्ड थी। ओके, उसके साथ ड्रंक पुलिस ऑफिसर्स ने कस्टडी में रेप किया था। अब वहां पर क्या होता है कि लोअर कोर्ट बोलता है कि गर्ल जो थी वो एक लूज मोराल की थी एंड पुलिस ऑफिसर्स को एक्विट कर दिया। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट कहता है कि नहीं, गर्ल का रेप हुआ है एंड पुलिस ऑफिसर्स को सजा मिलनी चाहिए। अब जब वो वहां पर सेकेंड अपील में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी उसका डिसीजन, बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन जो है वो रिवर्स कर देता है और बोलते हैं कि जस्ट बिकॉज गर्ल ने कोई अलार्म नहीं रेज किया, कोई चिल्लाया नहीं, कोई आवाज नहीं उठाई, दैट इज वाई, और कोई फिजिकल इंजरीज भी नहीं थी, तो हम ये बोल सकते हैं कि उसकी शी कंसेंटेड टू रेप। ओके, मूविंग ऑन फर्दर। इस रेप केस के बाद बहुत ज़्यादा पब्लिक आउटरीच हो जाती है, लोग सड़कों पे उतर आ जाते हैं और प्रोटेस्ट करने लग जाते हैं अगेंस्ट ऑल दिस काइंड ऑफ जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो वहां पर ये अमेंडमेंट एक्ट जो है वो फोर्स में आता है। तो जो फर्स्ट चेंज हमारे इस अमेंडमेंट एक्ट में आया था वो था टू ब्रॉडन द डेफिनेशन ऑफ रेप। सबसे पहले तो जो रेप की डेफिनेशन थी उसको चेंज किया गया। उसमें जो नॉन कंसेंशुअल एक्ट्स थे उसमें कोएजन, थ्रेट और डिसीज को भी इंक्लूड किया गया। ठीक है, कोई धोखाधड़ी से या फिर कोई क्या कहते हैं डिसीटफुल मैनर में या फिर धमका कर अगर रेप करता है तो उनको भी रेप की कैटेगरी में लाया गया। दूसरा था एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ रेप। अब कोई भी ऐसा पर्सन जिसके ऊपर स्टेट जो है एक ड्यूटी इम्पोज करता है टू प्रोटेक्ट द सिटीजन्स, अगर वही क्राइम करने लग जाएंगे तो लोगों का तो भरोसा उठ जाएगा ना फिर। तो इसीलिए जैसे पुलिस ऑफिसर्स हो गए, पब्लिक ऑफिसर्स हो गए, या फिर कोई भी ऐसे जो कि एक गवर्नमेंट के उसमें आते हैं ऑफिशियल्स में, अगर वो रेप करते हैं, या फिर हॉस्पिटल का स्टाफ हो गया, टीचिंग स्टाफ हो गया, इन सब के ऊपर एक स्पेशल ड्यूटी इम्पोज होती है कि ये लोग गलत नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो ऐसा कोई क्राइम करते हैं रेप जैसा, तो उनके ऊपर हार्शर पनिशमेंट्स दी जाती हैं बिकॉज they have some kind of duty towards the citizens of this country. Okay, moving on further, यहाँ पे इन्होंने पेनल्टीज को भी, जो रेप की जो फाइन्स और जो सेंटेंसेस थे उनको इंक्रीज किया, और विक्टिम प्रोटेक्शन की भी, यानी कि अगर किसी का रेप हुआ है तो वहां पर उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज ना करना, विक्टिम को प्रोटेक्ट करना, उसकी डिग्निटी को मेंटेन करके रखना, उसी पे ही क्वेश्चन ना करना कि अगर इसका रेप हुआ है तो शायद वो लूज कैरेक्टर की होगी, लूज मॉरल की होगी, उसने कपड़े सही नहीं पहने होंगे, ऐसी सब चीजें, इन सबको निगेट किया। ओके, और प्रोसीजरल चेंजेस भी कुछ लाए।
जैसे कि एविडेंसेस में, या फिर जैसे एविडेंस कैसे लेते हैं, एविडेंस लेते टाइम किन रूल्स का ध्यान रखना है ताकि हम जो विक्टिम है उसको और चोट ना पहुंचाए। जरूरी नहीं है ना कि रेप में सिर्फ फिजिकल काइंड ऑफ वो तो होता ही है, फिजिकल तो चोट पहुंचती है एक इंसान को, लेकिन जो मेंटल हरासमेंट वो झेलता है या जो मेंटल स्टेट ऑफ माइंड होता है उसका, अगर हम बाद में कोर्ट में जाकर भी वैसा ही माहौल बनाकर रखेंगे, उसी को ही ब्लेम करेंगे, है ना, तो वहां पर उसका मेंटल स्टेट जो है वो बहुत बिगड़ता है। तो इसीलिए कोर्ट ट्राई करता है कि इसको एक सेंसिटिव मैनर में हैंडल किया जाए। ओके ओके, सो मूविंग ऑन फर्दर टू आवर नेक्स्ट अमेंडमेंट एक्ट, जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट में आया था एज सच, ठीक है, 2002 में। सो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने इंडियन एविडेंस एक्ट के तो सेक्शंस लिखे ही हैं जिनमें चेंजेस आए थे, साथ में मैंने भारतीय साक्ष्य अधिनियम के भी लिखे हैं, सो दैट आपको पता हो कि ये कहाँ पर है सेक्शन। ओके, सो जो चेंज आया था वो आया था सेक्शन 146 में। वो ये बोलता है कि जब एविडेंस लेते टाइम हम किसी भी विक्टिम का पास्ट सेक्सुअल बिहेवियर या फिर पास्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बारे में बात नहीं करेंगे। ओके, वहां पर हम विक्टिम ब्लेमिंग को बंद करेंगे और इररेलेवेंट क्वेश्चंस को नहीं पूछेंगे ड्यूरिंग द ट्रायल, बिकॉज अदरवाइज दीज ट्रायल्स गेट वेरी अगली इफ यू स्टार्ट ब्लेमिंग ना द विक्टिम, और ऐसे तो बहुत बातें हो जाती हैं, हम सभी को पता है, मीडिया ट्रायल्स तो आजकल बहुत कॉमन है। तो ये सब चीजें अवॉइड करने के लिए और ट्रायल को सिर्फ और सिर्फ इंसिडेंट तक सीमित रखने के लिए इन्होंने ये प्रोविजंस बनाए। नेक्स्ट इज प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस, ठीक है। अब उसका प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस कैसा था, ठीक है, कहीं और उस चीज पे उसको चेक जांचना कि वो क्रेडिबल है भी नहीं कि भी नहीं, है ना। जैसे इफ यू सी, ऐसा बहुत बार हुआ है कि काफी बार काफी प्रोस्टिट्यूट्स या फिर ब्रॉथल्स में ऐसा होता है कि अगर वो गर्ल्स जाकर रेप का बोलती हैं कि मेरा रेप हुआ है या ऐसे कुछ, तो वहां पर उसको हम क्वेश्चन नहीं करेंगे कि आप मतलब आप तो ऑलरेडी ऐसे काइंड ऑफ उसमें हैं, ठीक है, तो आप क्यों ऐसे क्वेश्चंस उठा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते हैं हम। व्हाई? बिकॉज अ रेप इज अ रेप, इवन इफ द गर्ल is involved into all these kind of activities, even then it is rape, because if she says no कि नहीं तो बस नहीं करना है, ठीक है। तो अब इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट होता है वो हमारा सेक्शन 118 आता है, जो कि कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस की बात करता है। वो यहाँ पर बोलता है कि टू इंश्योर द टेस्टिमनी ऑफ द विक्टिम इन सेक्सुअल ऑफेंस केसेस इज नॉट इनवैलिडेटेड बेस्ड ऑन देयर एज और मेंटल स्टेट। ओके, जस्ट बिकॉज लड़की छोटी है तो झूठ बोल रही होगी, ऐसा नहीं होता। या फिर कोई एक विक्टिम जो है उसका मेंटल स्टेट ठीक नहीं है। अब मेंटल में भी हम लोगों को पता है कि कैटेगरीज है, समबडी कैन हैव बाउट्स ऑफ व्हाट डू यू से इंसैनिटी। ओके, तो वहां पर जरूरी नहीं है कि हम उसको ये बोलने लग जाए कि जी ये तो इंसेन है, या फिर उसको कभी बीच बीच में दौरे आते हैं तो वो गलत ही बोल रही होगी। नो, वी कैन नॉट से दैट, ठीक है। तो ये चेंज लाया गया सबसे बड़ा। तो उसके बाद दूसरी चीज ये थी कि अगर आपके पास कोई जस्ट बिकॉज आपके ऊपर फिजिकल इंजरीज नहीं है, कोई मार्क्स नहीं है, कोई आपके पास कोई प्रूफ एज सच नहीं है दिखाने के लिए, दैट डजंट मीन कि आप जो ओरल एविडेंस कोई विक्टिम दे रहा है तो आप उसको फुल्ली नेगेट कर देंगे कि जी नहीं ऐसा तो नहीं हुआ होगा। बिकॉज जैसा हमने देखा ना मथुरा वाले केस में कि उसमें बोला गया था कि इवन इफ द गर्ल डज नॉट हैव फिजिकल मार्क्स और इंजरीज, दैट डज नॉट मीन कि रेप नहीं हुआ है वहां पर। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट एक्ट है वो है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। अब पॉक्सो आ जाता है इन प्लेस, ओके, 2012 में, which is the most one of the most amendments one of the most important acts, ठीक है, in the history of the development of rape laws। okay, why? because यहाँ पर सबसे पहले तो डेफिनेशंस में ही हम देख लेते हैं कि 5 कैटेगरी में बांटा गया है इन्हें, ठीक है। सेक्सुअल असॉल्ट को अलग किया गया, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट को अलग गया, ठीक है, एग्रीवेटेड फॉर्म्स को अलग किया गया, सेक्सुअल हरासमेंट को अलग किया गया। वाई? बिकॉज ये सब
जो है हम मतलब पूरी तह, उसकी तह तक पहुंच गए हैं अब कि किस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट सेक्सुअल हरासमेंट्स या असॉल्ट्स हो सकते हैं। ओके, फिर यहाँ पर एज ऑफ कंसेंट जो है उसको डिफाइन किया गया, एनी सेक्सुअल एक्टिविटी विद द चाइल्ड अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज। ओके, क्लियर कट है यहाँ पर। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर एनी, यहाँ पर चाइल्ड का यूज किया गया, इट इज नॉट जस्ट फॉर गर्ल्स बट बॉयज ऑल्सो। ओके, तो छोटे जो लड़के होते हैं 18 ईयर्स से बिलो और इवन गर्ल्स, दोनों पे एप्लीकेबल है ये लॉ। ओके, इट इज अ जनरल न्यूट्रल लॉ। ओके, यहाँ पर स्पेशल कोर्ट्स का इनैक्टमेंट हुआ, हमें स्पेशल कोर्ट्स बनाने पड़ेंगे जो कि चाइल्ड फ्रेंडली हो, ठीक है, क्योंकि बिकॉज वी कैन नॉट टेक द चिल्ड्रन टू नॉर्मल कोर्ट्स, वहां पर आप सबको पता है कि क्या ही होता है। तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, उसकी मेंटालिटी पे वैसे ही छोटे होते हैं, अगर वो ऐसे इन सब हादसों से डील करता है तो वैसे ही उसका मेंटल जो एक स्टेटस है वो चेंज हो चुका होता है। तो अब हम और उसको नहीं एक्सप्लॉइट करना चाहते। ओके, सो वी हैव स्पेशल कोर्ट्स जो कि चाइल्ड फ्रेंडली मैनर में इन ट्रायल्स के साथ डील करते हैं। नेक्स्ट इज हमारा विक्टिम प्रोटेक्शन। अब वो जो बच्चा है उसको अपनी पूरी जिंदगी बतानी है, वी डोंट वांट कि वो चाइल्ड जो है वो एक स्टिग्मा को लेकर पूरी लाइफ अपने चलता रहे। सो इसीलिए हम वहाँ पे एक जो चाइल्ड है उसकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करते हैं, और हम ये कोशिश करते हैं कि जो चाइल्ड है उसकी, जब हम ट्रायल करते हैं तो वो एक सेफ जोन में अपने आप को पाए, जैसे कि अपने फैमिली मेंबर्स या फिर जिनको जो गार्डियंस है उनके उनके साथ रहे, क्योंकि वो वहाँ पे अपने आप को सेफ फील करता है। और यहाँ पर मैंडेटरी है कि जो एक्यूज्ड है उसको तो चाइल्ड के सामने लाया जाएगा ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर यहाँ पर ऐसा कोई ऑफेंस हो जाता है किसी भी बच्चे के साथ तो रिपोर्ट करना मैंडेटरी है, ये आपके पास चॉइस नहीं है कि मैं, जैसे कि अगर जो एडल्ट होता है उसको खुद जाके बताना पड़ता है कि ऐसे ऐसे कुछ रेप हुआ है उसके साथ या कुछ कंप्लेंट फाइल करता है, उसकी चॉइस होती है कि वो आज करे, कल करे, महीने बाद करे, जब भी द पर्सन फील्स कंफर्टेबल तभी वो करता है। लेकिन चिल्ड्रन के केस में ऐसा नहीं है, चिल्ड्रन के केस में जैसे ही ऑफेंस हुआ है इट इज मैंडेटरी कि आपको रिपोर्ट करना ही करना है। ओके, और जो इन्वेस्टिगेशंस और क्वेश्चंस का जो भी प्रोसीजर होगा दैट आल्सो नीड्स टू बी कंडक्टेड इन अ वेरी सेंसिटिव मैनर। वहां पर बच्चे के ऊपर कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा, उसको फंसाने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। ऐसे जैसे क्रॉस एग्जामिनेशन में क्या होता है कि यूजुअली हम एक ट्रिक प्ले करते हैं कि सामने वाला खुद ही बता दे कि मैं ऐसा ऐसा क्राइम में इन्वॉल्व था, लेकिन हम बच्चे के साथ वैसा नहीं कर सकते। हम बच्चे के साथ सिंपल क्वेश्चंस को पुट अप करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि बिकॉज द चाइल्ड कैन नॉट बी वेरी क्लेवर, उसके पास इतना है ही नहीं क्षमता कि वो सोच सके और फिर आंसर दे, उसको जो पता होगा वो तभी कर देगा। तो हम उसको ना फोर्स करेंगे ना हम उस पर चिल्लाएंगे, एक बहुत ही फ्रेंडली मैनर रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि प्यार से और उस पूरे ट्रायल को चलाया जाए। ओके, so moving on further to our next amendment act, which is Criminal Law Amendment Act 2013. Okay, और ये एक्ट आया था, बहुत ही ज्यादा फेमस केस है द निर्भया रेप केस। ओके, इसका असली नाम जो कि केस का नाम है वो है मुकेश एंड अनदर वर्सेस स्टेट फॉर एनसीटी ऑफ दिल्ली एंड अदर्स। ये केस एक ऐसा केस था जिसकी वजह से रेप लॉज में बहुत ज्यादा मेजर अमेंडमेंट आया, और इसमें सिर्फ आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, पॉक्सो, सब में जो जो हम देख सकते हैं उन सब में चेंजेस आए। ओके, तो ये रेप केस में ऐसा हुआ था कि एक गर्ल थी, उसका वो रात को अपने किसी फ्रेंड के साथ शी वाज गोइंग टू आफ्टर हर ड्यूटी and she was brutally gang raped by 6 people. Now one of them was minor. Okay, so इसीलिए माइनर के भी, जुवेनाइल के भी जो लॉज थे वो भी चेंज हुए इसके बाद, ठीक है। तो इट वाज सो ब्रूटल दैट द गर्ल्स इंटरनल ऑर्गन्स वर डिसफिगर्ड एंड it was one of the most heinous crimes in the history of our country. Okay,
सो नाउ इन ऑर्डर टू इंश्योर कि ऐसा केस दोबारा ना हो, ऐसा कभी क्राइम किसी के साथ दोबारा ना हो, जस्टिस वर्मा कमेटी जो है वो बनाई गई थी बाय द गवर्नमेंट। एंड इस जो कमेटी थी इसने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 को लाया। ओके, सो जो चेंजेस थे अब आईपीसी में जो हुए, अब आप अपने स्क्रीन पे टेबल देख सकते हैं। इसमें आईपीसी के सेक्शंस भी लिखे मैंने और साथ में बीएनएस के भी लिखे हैं, सो दैट यू नो कि आज की डेट में ये बीएनएस में कहाँ पर है। ठीक है, तो ये सभी सेक्शंस में आईपीसी के चेंजेस लाए गए। ठीक है, आप देख सकते हैं कि कितने सारे सेक्शंस थे, रेप में, स्टॉकिंग में, वॉयरिज्म में, पनिशमेंट फॉर रेप में, पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ ऑफ और वेजिटेटिव स्टेट में। ठीक है, इन सभी के डेफिनेशंस में, इन सभी के पनिशमेंट्स में चेंजेस लाए गए। मूविंग ऑन फर्दर, हमारे सीआरपीसीज के इस सेक्शंस में भी चेंजेस लाए गए, जैसे कि आप देख सकते हैं इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया वुमेन पुलिस ऑफिसर्स को। ठीक है, वुमेन पुलिस ऑफिसर्स को ही बोला गया कि आप ही ऐसे विक्टिम्स के साथ डील करेंगे। ठीक है, और अगर ऐसा कोई केस होता है तो वहां पे एक वुमेन पुलिस ऑफिसर होना जरूरी है, एग्जामिनेशन भी वुमेन ही करेगी। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट्स में भी अगर ऐसा कोई क्राइम हुआ है तो वहां पर भी वुमेन पुलिस ऑफिसर या फिर कोई भी वुमेन ऑफिसर का होना जरूरी है। यू नो, कोशिश करनी चाहिए कि हो, बिकॉज फीमेल डजंट फील कंफर्टेबल विथ talking to male police officers as much as she will feel comfortable talking to female. ओके, नेक्स्ट हमारा जो है चेंजेस वो है इंडियन एविडेंस एक्ट में लाए गए थे, सेक्शन 53A, सेक्शन 114A एंड सेक्शन 146 में। ठीक है, जो कि अब बीएसए के इन सेक्शंस में। ओके, तो अब यही है, यहाँ पर जो चेंजेस लाए गए थे वो थे कि एविडेंस ऑफ द कैरेक्टर ऑफ प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस जो है वो रेलिवेंट नहीं होगा in prosecution of sexual offences where the question of consent is an issue. Evidence of character of victim or such person's previous sexual experience with any person shall not be relevant. Okay, previous sexual experience will never be relevant. Okay, और जो presumption as to absence of consent in certain prosecution for rape, यानी कि absence of consent shall be presumed in cases of aggravated rape given under ये सारे clauses. Okay, so यहाँ पर ये चीज कह रहा है कि अगर ऐसा कोई रेप होता है इन एग्रीवेटेड फॉर्म, ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीवेटेड फॉर्म, यानी कि अगर किसी पब्लिक सर्वेंट ने किया, ठीक है, या फिर कोई अथॉरिटी था इन ड्यूटी उसने किया, ठीक है, गार्डियन ने किया है या फिर टीचर ने किया है, जिन जो जो लोगों पर आपको भरोसा हो सकता है या फिर जिन जिन जिसकी केयर में आप होते हो, अगर वो ऐसा कुछ करते हैं तो वहां पर, या फिर कोई लड़की प्रेग्नेंट है ऑलरेडी उस पे रेप करना, ठीक है, या फिर मल्टीपल रेप्स करना या फिर गैंग रेप, ऑल दीज काइंड ऑफ फॉर्म्स आर अंडर एग्रीवेटेड फॉर्म। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो वहां पर ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि जो गर्ल है उसकी कंसेंट नहीं थी, वहां पे कंसेंट का जो क्वेश्चन है वो राइज होगा ही नहीं कि कंसेंट थी कि नहीं। ये कोर्ट शैल प्रिज्यूम है यहाँ पर, ठीक है, कोर्ट ये मान के ही चलेगा कि जो गर्ल है उसकी कंसेंट नहीं थी। ओके, मूविंग ऑन फर्दर, हमारे सेक्शन 146 में ये बोला गया है कि किसी भी गर्ल का क्रॉस एग्जामिनेशन के टाइम पे उसका इमोरल कैरेक्टर या फिर प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस के बारे में क्वेश्चनिंग नहीं करी जाएगी। ठीक है, हम किसी गर्ल को ये नहीं बोल सकते कि तुम इमोरल कैरेक्टर की हो तभी तुम्हारे साथ रेप हुआ, ऐसा नहीं होता है। दिस इज नॉट द राइट वे अंडर लॉ टू डील विद ऑल, एंड टू बी ऑनेस्ट in life also this is not the right way to deal with all these kind of cases. Okay, moving on further to our next criminal law amendment act, which is criminal law amendment act 2018. Okay, अब ये क्यों आया? ये आया फिर से 2 हीनियस क्राइम्स हुए ऐसे जिनकी वजह से ये वाला अमेंडमेंट एक्ट आया। फर्स्ट है उन्नाव रेप केस, सेकंड है कथुआ रेप केस।
ठीक है। तो जो उन्नाव रेप केस है उसका नाम है कुलदीप सिंह सेंगर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड अनदर्स, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि एक 17-year-old गर्ल थी, उसको किडनैप किया और उसको रेप किया बाय ग्रुप ऑफ पीपल। अब यहाँ पर बीजेपी के एक जो नेता थे वो इन्वॉल्व थे, कुलदीप सिंह सेंगर, ठीक है, और उसका भाई भी था इन्वॉल्व इसमें, जयदीप एलियस अतुल, ठीक है। अब यहाँ पर यह हुआ था कि जो गर्ल के फादर थे उसको भी कस्टडी में ले लिया। थोड़े टाइम बाद जो गर्ल का फादर था इवन ही डाइड, ठीक है। सब्सिक्वेंटली जो विक्टिम थी उसको तो सीरियस इंजरीज हुई एक कार एक्सीडेंट में, साथ में उसके साथ दो उसकी कोई आंट्स जा रही थी, यानी कि मासी या मामी जो भी थे उनके साथ वो जा रहे थे एंड दे बोथ डाइड, ओके। तो ऐसी सारी सीरीज ऑफ एक्टिविटीज को देखने के बाद हमारा जो एपेक्स कोर्ट है उसने बोला कि नहीं, दिस इज नॉट हैपनिंग, दिस इज नॉट राइट, और ये सारे केसेस को उन्होंने लखनऊ से शिफ्ट करवाकर दिल्ली हाई कोर्ट में करवा दिया स्टार्ट, ओके। तो वहां पर दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मैटर को डील किया और जो कुलदीप सिंह सेंगर था उसको ही वाज कन्विक्टेड फॉर द रेप एंड किडनैपिंग ऑफ द गर्ल चाइल्ड, ओके। सो हमारा नेक्स्ट केस है कथुआ रेप केस विच इज मोहम्मद अख्तर वर्सेस द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ओके। अब यहाँ पर क्या हुआ था कि एक 8 साल की बच्ची का फॉर अ वीक रेप हुआ बाय 6 पीपल। इसके बाद बहुत ज्यादा आउटरीच हो गया था पूरे कंट्री में एंड पीपल वर प्रोटेस्टिंग। तो आफ्टर दिस हॉरिफिक क्राइम हमारा आता है क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2018, ओके, जिसमें आईपीसी में काफी चेंजेस हुए, ठीक है, पॉक्सो में चेंजेस हुए, सीआरपीसी में चेंजेस हुए। हम देखते हैं क्या क्या चेंजेस हुए हैं आईपीसी में। आईपीसी में हमारा ऐड हुआ सेक्शन 376A, ठीक है, जिसने डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट को मैंडेट किया अगर किसी भी बच्ची के साथ रेप होता है और जो विक्टिम है वो या तो मर चुका है या तो वेजिटेटिव स्टेट में, ओके। हमारा जो सेक्शन 376A-B जो है उसने बोला, वो एक तो न्यू सेक्शन आया और वहां पर उन्होंने बोला कि अगर 12 साल से कम का कोई भी बच्चे का रेप होता है तो उस पर्सन को डेथ पेनल्टी या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट ही दी जाएगी, ओके। हमारा सेक्शन 376D चेंज हुआ। यहाँ पर जो गैंग रेप की पेनल्टीज है उनको इंक्रीज किया गया, स्पेशली माइनर से रिलेटेड जो है। और 376E में न्यू ये सेक्शन को इंक्लूड किया गया आईपीसी में, और डेथ पेनल्टी और लाइफ इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट दी गई फॉर रिपीट ऑफेंडर्स ऑफ रेप, ओके। अब हम बढ़ते हैं पॉक्सो के और सीआरपीसी के अमेंडमेंट्स देखते हैं। तो पॉक्सो में सेक्शन 4 में चेंज हुआ, पेनल्टी को इंक्रीज किया गया, ठीक है, डेथ पेनल्टी फॉर रिपीट ऑफेंडर्स। सेक्शन 5 को चेंज किया गया, हार्शर पेनल्टीज फॉर एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट, ओके। सेक्शन 6 में चेंज किया गया, वही पनिशमेंट्स बढ़ा दी गई दोबारा, डेथ पेनल्टी। सेक्शन 19 को चेंज किया गया, ठीक है, मैंडेटरी रिपोर्टिंग यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। अब सीआरपीसी में क्या क्या चेंजेस आए थे 173 में, ठीक है, रिक्वायर्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफ पॉक्सो ऑफेंसेस टू बी कंप्लीटेड विद इन 2 months, ओके। सेक्शन 309 में चेंज हुआ, मैंडेटेड डे टू डे ट्रायल्स फॉर सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, ठीक है, ताकि ये जल्दी खत्म हो। सेक्शन 328 में को न्यू लाया गया, यहाँ पर गाइडलाइंस प्रोवाइड करी गई फॉर चाइल्ड विक्टिम एग्जामिनेशन, ओके। सेक्शन 357A को लाया गया, इसको चेंज किया गया, सॉरी, इम्प्रूव करी गई कंपनसेशन फॉर प्रोविजंस ऑफ विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट, ओके। सो अब हमारा भारतीय न्याय संहिता में जो मेजर चेंज आया है वो ये है कि सेक्शन 366A ऑफ आईपीसी जो था, दैट इज टुडे सेक्शन 96 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, उसमें जो माइनर गर्ल वर्ड यूज किया था उसको चेंज करके हमने चाइल्ड से रिप्लेस कर दिया, ओके। व्हाई? बिकॉज नाउ इट कवर्स बोथ, इट इज अ जेंडर न्यूट्रल लॉ नाउ, ओके।
एंड इसमें बोथ मेल एंड फीमेल चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स इंक्लूडेड है, ठीक है। सेकेंड जो है वो है हमारे सेक्शन 366 बी ऑफ आईपीसी, ठीक है, जो था। अब है हमारा सेक्शन 141 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जिसमें ये भी जेंडर न्यूट्रल किया गया है बाय रिप्लेसिंग इंपोर्टेशन ऑफ गर्ल फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री को रिप्लेस कर इंपोर्टेशन ऑफ गर्ल और बॉय कर दिया है फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। ओके, अब यहाँ पर बीएनएस ने जो है वो एज बेस्ड क्लासिफिकेशन भी इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी भी था ही वैसे, कि 12 ईयर्स से बिलो अगर रेप होता है, 16 ईयर्स से बिलो होता है, 18 ईयर्स से बिलो होता है, तो उनके लिए डिफरेंट सेंटेंसिंग होती है, ठीक है। मूविंग ऑन फर्दर, नाउ हमारा सेक्शन 70 क्लॉज 2 ऑफ बीएनएस जो है, इसने न्यू ऑफेंस को इंट्रोड्यूस किया है, जो कि बात करता है गैंग रेप ऑफ वुमेन अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। यहाँ पर द न्यू ऑफेंस proposes the gang rape of all minor women to be punishable with death or with whole life sentence। अब पहले क्या था आईपीसी में, वो गैंग रेप जो है वो सिर्फ 12 ईयर्स से बिलो का गर्ल के लिए था, ठीक है, 376 डीबी में। लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने सारी माइनर गर्ल्स के लिए सेम ही कर दिया, ठीक है। ऑल द माइनर वुमेन अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, सारी की सारी जो है यहाँ पर उन सभी के जो एक्यूज्ड हैं उन सबको सेम पनिशमेंट दी जाएगी, यानी कि डेथ या फिर लाइफ सेंटेंस। ओके, अब जो हमारा एक्सेप्शन 2 था ऑफ सेक्शन 375, इट हैज चेंज्ड, ठीक है। इट इज नाउ सेक्शन एक्सेप्शन 2 ऑफ सेक्शन 363 ऑफ बीएनएस। यहाँ पर द एज ऑफ कंसेंट ऑफ मैरिड वुमेन अंडर द डेफिनेशन ऑफ रेप हैज इंक्रीज्ड, ठीक है। 15 ईयर्स से चेंज कर हमने 18 ईयर्स कर दी। अब यहाँ पर जो हमारी कंसेंट थी ऑफ मैरिड वुमेन, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा लास्ट सेक्शन 95 ऑफ बीएनएस, ये न्यू सेक्शन है, ये हमारा आईपीसी में नहीं था, ठीक है। यहाँ पर इट पनिशेस a person who hires, employs or engages any person below the age of 18 years to commit an offense, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारे रेप उसमें कैसे आया, वाई, बिकॉज इसका एक्सप्लेनेशन कहता है, ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि किसी भी बच्चे का यूज फॉर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन और पोर्नोग्राफी इज इंक्लूडेड विद इन इट्स मीनिंग। ओके, सो जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारे रेप लॉज जो हैं फ्रॉम 1860 टिल डेट कितना ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। काफ़ी अमेंडमेंट्स आए, काफ़ी चेंजेस आए, काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई, काफ़ी पनिशमेंट्स में चेंज आए, पेनल्टीज में चेंज आए, विक्टिम के ऊपर फोकस किया गया, विक्टिम के रिहैबिलिटेशन के ऊपर फोकस किया गया, एक्यूज्ड को हार्शर पनिशमेंट्स देने की कोशिश करी गई, सब कुछ किया गया। लेकिन फिर भी आज के डेट में कोलकाता रेप केस जैसे और बहुत रेप केसेस हैं जो लाइमलाइट में शायद नहीं भी आ पाते। सो व्हाट डू यू ऑल थिंक, इज इट द लॉज, is it the judiciary, or is it the investigating agency where we are lacking? Kindly let me know in the comment section below. Thank you so much for today and keep watching. Kindly like, share and subscribe to my channel for more such videos. Thank you so much.